ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। किसी कंपनी के बैंक अकाउंट में -15 करोड़ का गड्ढा हो और अगले ही साल वो +6 करोड़ हो जाए, वो भी बिना कोई नई फैक्ट्री लगाए। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना। सही कहा आपने। सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, पर असल में ये कोई जादू नहीं है। ये नंबर सच हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी सच्चाई को अनपैक करने वाले हैं। अक्सर जब हम किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो ध्यान हमेशा बड़ी और दिखने वाली चीजों पर जाता है। राइट, जैसे आसमान छूती हुई बिल्डिंग्स हो गई, बड़े स्टील के स्ट्रक्चर्स या हजारों टन सीमेंट। बाहर से सब कुछ बहुत सॉलिड और मजबूत लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस दिखने वाली मजबूती के पीछे एक ऐसी चीज होती है जो नजर नहीं आती, पर वही पूरे प्रोजेक्ट को जिंदा रखती है, और वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो ही किसी भी प्रोजेक्ट का ऑक्सीजन है, और जब वो रुकता है तो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है। सही बात है। तो आज हम एक ऐसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने अपने कैश फ्लो के पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। मैं बात कर रही हूँ रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, यानी REL। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास उनके FY26 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और फाइनेंशियल स्कोर कार्ड्स मौजूद हैं। बिल्कुल। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बन रही है। तो इस विश्लेषण का हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे रुल्का ने नेगेटिव कैश फ्लो के एक बेहद खतरनाक दौर से खुद को बाहर निकाला और पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल किए। देखिए, सोर्सेज जो इशारा कर रहे हैं वो एक हैरत अंगेज टर्न अराउंड की तरफ है। ये एक ऐसी कंपनी है जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में है, फिर भी इन्होंने अपने फाइनेंशियल लीकेजेस को पूरी तरह बंद किया और अब एक अग्रेसिव ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा रही है। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रिकवरी नहीं है, ये इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग में सर्वाइवल और स्केलेबिलिटी काम कैसे करती है। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। तो क्या हम उनके सबसे बड़े फाइनेंशियल बदलाव से शुरुआत करें? हाँ, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए एक सपने जैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैश फ्लो का सफर। राइट। रेवेन्यू ग्रोथ तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी ये समझना है कि रुल्का ने इस फाइनेंशियल फाउंडेशन को ठीक कैसे किया। एग्जैक्टली। तो यहाँ जो चीज मेरी नजर में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई वो है इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आया उलटफेर। बिल्कुल। FY25 में कंपनी का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -15.04 करोड़ था। -15 करोड़। एक साल में इतना बड़ा नेगेटिव कैश फ्लो किसी भी मैनेजमेंट की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नींद उड़ाना तो छोटी बात है, जब कैश फ्लो इतना बड़ा नेगेटिव होता है तो हर सुबह एक नई आफत होती है। रॉ मटेरियल वाले दरवाजे दरखड़े होते हैं पेमेंट के लिए। हाँ, और लेबर को भी तो हफ्ता देना पड़ता है। सही कहा। लेकिन क्लाइंट कहता है कि अगला माइलस्टोन पूरा होने पर ही पैसा मिलेगा। ऐसी स्थिति लिटरली किसी भी बिजनेस को तोड़ सकती है। लेकिन फिर FY26 आते आते ये फिगर पॉजिटिव 6.12 करोड़ हो गया। मतलब एक ही साल के अंदर लगभग 21 करोड़ का टर्न अराउंड। ये आंकड़े बताते हैं कि ढांचा पूरी तरह से बदला गया है। और इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा रेस्टोरेंट है। ओके, रेस्टोरेंट समझ रही हूँ। उस रेस्टोरेंट में ग्राहक आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वो बिल का पेमेंट 5 महीने बाद करते हैं। 5 महीने बाद? बाप रे, ये तो बहुत लंबा उधार हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक को तो सब्जी, तेल, मसाले और स्टाफ की सैलरी का खर्चा रोज निकालना है। तो ऐसे में तो मालिक को मार्केट से उधार लेना पड़ेगा, उस पे ब्याज भरना पड़ेगा, और प्रॉफिट तो वहीं खत्म हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा डिजास्टर है। ये उदाहरण EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन और MEP कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेसेस पर पूरी तरह लागू होता है। ओह, आई सी। क्योंकि उन्हें मटेरियल जैसे कॉपर वायर, स्विच गियर्स खरीदना पड़ता है पहले। हाँ, और इंजीनियर्स और लेबर को पे करना पड़ता है, लेकिन उन्हें पेमेंट तब मिलता है जब एक निश्चित हिस्सा यानी माइलस्टोन पूरा हो। और अगर वो साइकिल लंबा हो जाए तो कंपनी कैश के लिए तरसने लगती है। बिल्कुल। रुल्का के इस टर्न अराउंड की सच्चाई उनके कैश कन्वर्जन साइकिल के नंबर्स में छिपी है। FY25 में इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 143 दिन का था। 143 दिन? यानी पैसा लगाने और वापस आने में लगभग 5 महीने लग रहे थे उन्हें। राइट। लेकिन FY26 में उन्होंने इसको घटाकर 97 दिन कर दिया। 97 दिन? सीधे सीधे 46 दिन की बचत कर ली इन्होंने। 46 दिन पहले पैसा हाथ में आना
किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है। पर मेरा एक सवाल है, ये 46 दिन हवा में से तो आए नहीं होंगे। या तो इन्होंने क्लाइंट्स पर दबाव डाला है या अपनी इंटरनल प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव किया है। सोर्सेज इस बारे में क्या बताते हैं? देखिए, ये बदलाव 2 अलग-अलग जगहों पर किए गए स्ट्रिक्ट वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन का नतीजा है। पहला है डेटर डेज। अच्छा, कलेक्शन टाइम। हाँ, उन्होंने इसे 120 दिन से कम करके 103 दिन कर दिया। यानी उनके क्लाइंट्स अब 17 दिन जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। दैट्स इम्प्रेसिव। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। उनके इन्वेंट्री डेज 90 दिन से घटकर 67 दिन पर आ गए हैं। वेट, इन्वेंट्री डेज कम होने का सीधा सा मतलब ये है कि उनका कैपिटल गोडाउनों में कॉपर वायर या पैनल्स के रूप में बंद कर नहीं पड़ा है। राइट? सही पकड़ा आपने। पहले अगर मटेरियल 3 महीने तक साइट पे पड़ा रहता था, तो वो मटेरियल आता है, जल्दी इंस्टॉल होता है और बिल तुरंत रेज हो जाता है। और जब 46 दिन जल्दी पैसा वापस आने लगे तो बाहर से महंगा उधार लेने की जरूरत अपने आप कम हो जाती होगी। एग्जैक्टली। और इसका असर सीधा इनकी बैलेंस शीट पर दिखता है। हाँ, मैंने पढ़ा था सोर्सेज में कि इनकी टोटल बोरोइंग्स में लगभग 45% की गिरावट आई है। इनका डेट 8.76 करोड़ से घटकर 4.80 करोड़ पर आ गया है। और इसी वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 से सुधरकर सिर्फ 0.13 हो गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोचें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़र में इस डेट रिडक्शन का क्या महत्व है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा एक चीज तलाशते हैं, क्या कंपनी अपने पैरों पर खड़ी है या उधार की बैसाखी पर चल रही है। राइट। जब एक वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस अपना डेट कम करता है तो उसकी रिस्क प्रोफाइल लगभग आधी हो जाती है। रुल्का का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, वो 4.80 से बढ़कर 5.23 हो गया है। आसान भाषा में कहें तो उनके पास अपने ब्याज को चुकाने के लिए अब 5 गुना ज्यादा मुनाफा मौजूद है। बिल्कुल। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि कंपनी स्केलिंग के दौरान भी अपने कैपिटल एफिशिएंसी को बनाए रखने में सक्षम है। यानी उनका पैसा अब बैंकों को ब्याज भरने में नहीं जा रहा, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने में लग रहा है। सही बात है। कैश तो ठीक हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कैश सिर्फ पेपर पर थोड़ी ना मैनेज होता है। जमीन पर अगर सीमेंट और तार टाइम पर नहीं लगे तो साइकिल वापस बिगड़ जाएगी। तो एग्जीक्यूशन के बारे में क्या डिटेल्स हैं? ये इस पूरे टर्न अराउंड का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है। कैश कन्वर्जन साइकिल सिर्फ अकाउंटिंग का खेल नहीं है, ये ऑपरेशंस की सच्चाई दिखाता है। ग्राउंड पर ऑपरेशंस तेजी से चलते हैं तभी तो बिल जल्दी बनते हैं। एग्जैक्टली। और सोर्सेज बताते हैं कि रुल्का में FY26 में 36 प्रोजेक्ट साइट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। 36 प्रोजेक्ट्स आधे साल में? हाँ, इसमें 8 डीमार्ट आउटलेट्स और 8 इंडस्ट्रियल वेयरहाउसेस शामिल हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा ये है कि 40% वर्क ऑर्डर्स शेड्यूल से पहले पूरे हो गए। वाओ, 40% प्रोजेक्ट्स टाइम से पहले खत्म होना, यहाँ एक बहुत बड़ा इंसाइट छिपा है। मुझे लगता है सिर्फ ग्राहक को खुश करना ही इसका मकसद नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसका मेन इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में स्पीड इज इक्वल टू कैश। अगर प्रोजेक्ट 15 दिन पहले खत्म होगा तो फाइनल इनवॉइस 15 दिन पहले जनरेट होगा। सही कहा। इसका मतलब है कि वो पैसा बैंक में जल्दी आएगा और शॉर्ट टर्म लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने ऑपरेशन एफिशिएंसी से सीधा कैश साइकिल छोटा किया है। सही विश्लेषण है आपका। ये एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस सीधे तौर पर नेट ऑपरेशनल कैश फ्लो को बूस्ट करती है। जब काम जल्दी होता है तो मशीनरी और लेबर फ्री हो जाते हैं, जिन्हें तुरंत किसी नए प्रोजेक्ट पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल। इसे ही रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं और यही वजह है कि इनका कैश फ्लो माइनस से प्लस में चला गया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ जल्दी काम खत्म करना ही काफी है, या फिर मार्की क्लाइंट्स जैसे डीमार्ट या इंडोस्पेस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने से वाकई पैसा बचता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। I mean, काम तो जल्दी कोई भी कंट्रैक्टर कर दे अगर उस पर डंडा चलाया जाए, लेकिन इस बदलाव में ट्रस्ट का क्या रोल है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रस्ट एक फाइनेंशियल करेंसी की तरह काम करता है। कैसे? ध्यान देने वाली बात है कि रुल्का का 65% रेवेन्यू रिपीट क्लाइंट से आता है। डीमार्ट के साथ ये 2006 से काम कर रहे हैं। ओके, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। जब किसी नए क्लाइंट के साथ काम शुरू होता है तो वहां हर एक बिल की बारीक स्क्रूटनी होती है, छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट्स होते हैं और पेमेंट महीनों लटक जाता है। हाँ, और वहां फिर से कैश ब्लॉक हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन रिपीट क्लाइंट्स के साथ एक लंबा रिश्ता होता है। उन्हें पता होता है कि क्वालिटी कैसी मिलेगी, इसलिए बिलिंग साइकिल डिले नहीं होती।
अप्रूवल्स जल्दी मिलते हैं और पैसा तुरंत रिलीज होता है। यानी भरोसा सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं है, ये एक्चुअल में बैलेंस शीट पर रिस्क को कम करता है और बिजनेस की ओवरऑल स्टेबिलिटी को बनाता है। बिल्कुल, और शायद इसी भरोसे और एग्जीक्यूशन की वजह से कंपनी बिना अपने प्रॉफिट मार्जिन्स गवाए स्केल कर पा रही है। हाँ, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 5% के आसपास मेंटेन किया हुआ है, जबकि रेवेन्यू और स्केल काफी बढ़ गया है। राइट, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएडी 45.8% बढ़कर 3.29 करोड़ हो गया है, और ईपीएस 5.46 से बढ़कर 7.72 तक पहुंच गया है। इसे ही बिजनेस की भाषा में ऑपरेशनल लेवरेज कहते हैं, है ना? सही पकड़ा। जब फिक्स्ड कॉस्ट जैसे हेड ऑफिस का खर्चा या सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी वही रहें, लेकिन स्केल बढ़ने से रेवेन्यू तेजी से बढ़े, तो प्रॉफिट मार्जिन्स ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगते हैं। इन्होंने दिखाया है कि अग्रेसिव ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अभी तक हमने बात की उनके कोर बिजनेस की, MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, वेयरहाउसेज और रिटेल स्टोर्स जहां उनकी पूरी मास्टरी है। और उनका ऑर्डर बुक 143.85 करोड़ पर मजबूत खड़ा है। लेकिन एक रेगुलर MEP कॉन्ट्रैक्टर की भी तो एक लिमिट होती है ना। रिटेल और वेयरहाउसेज एक पॉइंट के बाद कितने ही बनेंगे? आगे का मैसिव स्केल कहां से आएगा? मुझे लगता है अब ये कंपनी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही है। आप ठीक सोच रही हैं। वो अब देश के पावर ग्रिड और एयरपोर्ट्स जैसे जाइगेंटिक स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये तो गेम चेंजिंग हो सकता है। ये एक्सपेंशन फ्यूचर रेवेन्यू का सबसे बड़ा इंजन बनने वाला है। जब कोर ऑपरेशंस पूरी तरह स्टेबल हो गए और कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, तब मैनेजमेंट ने एक लंबा रोड मैप तैयार किया। नए हाई मार्जिन सेगमेंट्स में एंट्री लेने का फैसला, राइट? एग्जैक्टली, जिसमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी EHV, सोलर EPC और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। मैंने पढ़ा था महाट्रांसको से उन्हें 5 करोड़ का पहला EHV ऑर्डर मिला है। हाँ, ये 220 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट नेटवर्क्स का काम है। सुनने में 5 करोड़ शायद आज के दौर में बहुत बड़ा आंकड़ा ना लगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये एक गेटवे की तरह है। एक आम बिल्डिंग की वायरिंग करने में और एक पूरे शहर का ग्रिड संभालने वाली 220 किलोवोल्ट की लाइन बिछाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही कहा। यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे ग्रिड को उड़ा सकती है। और इसी वजह से EHV प्रोजेक्ट्स में एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है। सरकार या ट्रांसमिशन कंपनियां सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करती हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड फ्लॉलेस हो और जिनके पास जरूरी टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हो। ये 5 करोड़ का ऑर्डर इसलिए बड़ा है क्योंकि ये क्वालिफिकेशन मार्क है। एक बार ये पास हो गया तो आगे क्या बात मिलती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही सोलर एनर्जी का एंगल भी उतना ही जरूरी है। इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट है। हाँ, और सोर्सेज बताते हैं कि रुड़का ने पिछले 2 साल से एक डेडिकेटेड सोलर टीम बनाई है जो अब पूरी तरह से ग्राउंड पर उतर चुकी है। तो जब हम लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो रिटेल वर्सेस सोलर का क्या कंपैरिजन बनता है? ये सस्टेनेबल मिड टर्म ग्रोथ का पूरा आधार है। देखिए, जब एक कंपनी सिर्फ रिटेल और वेयरहाउसिंग पर निर्भर रहती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से बंधी होती है। मतलब अगर इकोनॉमी डाउन हुई तो बिजनेस डाउन। राइट। अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो लोग खरीदारी कम करते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां नए वेयरहाउसेस बनाना रोक देती हैं और कॉन्ट्रैक्टर की ऑर्डर बुक सूख जाती है। दैट मेक्स सेंस। लेकिन EHV और सोलर EPC ऐसे सेक्टर्स हैं जहां डिमांड अगले 2 दशक तक लगातार बढ़नी ही है। एब्सोल्युटली। देश का पावर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और सोलर एक्सपेंशन किसी कॉर्पोरेट कंपनी के सेल्स टारगेट पर निर्भर नहीं करता। ये एक नेशनल प्रायोरिटी है। तो इस सेक्टर में एंटर करके कंपनी ने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को लिटरली रिसेशन प्रूफ बनाने की शुरुआत की है। हाँ, और एयरपोर्ट्स का भी यही हाल है। मुंबई और लखनऊ फेज 2 एयरपोर्ट्स पर वो लोग पहले ही काम कर रहे हैं। और यूडान स्कीम के चलते आने वाले सैकड़ों नए एयरपोर्ट्स की पाइपलाइन बनी हुई है। ऐसी जगहों पर काम करने से न सिर्फ प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है, बल्कि ब्रांड विजिबिलिटी भी नेशनल लेवल पर चली जाती है। लेकिन इन सब बड़े ख्वाबों और मैसिव गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल रुकावट आती है। ओह, वो क्या? इन बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है जो कि कैश फ्लो से जुड़ी हुई है। आपका इशारा परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज की तरफ है ना? सही पकड़ा आपने। यहीं पर मैनेजमेंट की 90 करोड़ फंड रेज की योजना तस्वीर में आती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये काम कैसे करता है? जब कोई कॉन्ट्रैक्टर 50 या 70 करोड़ के बड़े गवर्नमेंट या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बिड करता है तो क्लाइंट कहता है कि हमें क्या मालूम, आप प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे।
ट्रस्ट इश्यू। राइट, इसलिए वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10%, एज ए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी पीबीजी मांगते हैं। इसके साथ ही एडवांस बैंक गारंटीज भी देनी पड़ती हैं। इसका मतलब है कि अगर 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो लगभग 7 करोड़ रुपए बैंक में लॉक हो जाएंगे गारंटी के तौर पर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अगर कंपनी अपना हार्ड अर्न्ड वर्किंग कैपिटल वहां लॉक कर देगी तो फिर लेबर और मटेरियल का खर्चा कहां से आएगा? पूरा सिस्टम फिर से उसी पुराने नेगेटिव कैश फ्लो में फंस जाएगा जहां से वो निकले थे। बिल्कुल यही कैच है। इसलिए ये 90 करोड़ का फंड रेज किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फायर पावर है जो इन नए और बड़े ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए चाहिए। राइट। ये फंड उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी लिक्विडिटी देगा ताकि वो गारंटीज दे सकें और उनका कोर वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब ना हो। ये इस एग्रेसिव स्केलिंग स्ट्रेटजी का सबसे कैलकुलेटेड कदम है। लेकिन और यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी, जब हम अग्रेसिवनेस और ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके साथ रिस्क्स का आना भी तय है। हाँ, रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। नए प्रोजेक्ट्स और मैसिव एक्सपेंशन की बातें अच्छी लगती हैं, पर अगर हम इनका बिजनेस एनालिटिकल स्कोर कार्ड देखें तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी 10 में से 9.2 की रेटिंग मिली है। ये तो बहुत कमाल का स्कोर है। लेकिन इसी स्कोर कार्ड में एक रेड फ्लैग या कहें तो येलो फ्लैग भी साफ दिखता है। वो है वर्किंग कैपिटल की जरूरत का खतरा। इनके ट्रेड रिसीवेबल्स लगभग 35.83 करोड़ पर पहुंच गए हैं। ये नंबर्स एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करते हैं। ईपीसी और कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस नेचुरली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जहां पैसा लगातार रोटेट होता रहना चाहिए। और जब रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ेगा तो रिसीवेबल्स का बढ़ना तो तय है, क्योंकि ज्यादातर काम क्रेडिट पर होता है। एग्जैक्टली। एक बड़ा बिल रेज हुआ और पैसा आने में 20 दिन बाकी हैं, तो वो 35 करोड़ के रिसीवेबल्स में दिखेगा ही दिखेगा। और इसके साथ ही सप्लाई चेन और इनपुट मटेरियल कॉस्ट का खतरा भी होता है। बिल्कुल। अगर अचानक से मार्केट में कॉपर, स्टील या पैनल्स के दाम बढ़ गए तो वो सीधा प्रोजेक्ट लेवल मार्जिन्स को खा जाएगा। सही बात है, ये रिस्क हमेशा रहता है। तो यहाँ पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट इस रिस्क को हैंडल कैसे कर रही है। जब ट्रेड रिसीवेबल्स इतने हाई हों और कंपनी इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही हो, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दिलों में जो डर बैठ सकता है उसको शांत कैसे रखा जाता है? इस सवाल का सबसे ठोस जवाब इनकी पास्ट लर्निंग्स और पास्ट एक्शंस में मिलता है। कुछ साल पहले इनका प्रॉफिट मार्जिन दबाव में आया था क्योंकि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में सिविल वर्क्स के कुछ प्रोजेक्ट्स ले लिए थे। अच्छा, जो उनका कोर एरिया नहीं था। राइट। सिविल वर्क्स में सप्लाई चेन अलग होती है, डायनेमिक्स अलग होते हैं और वहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं कि उन्हें नुकसान हुआ, बल्कि यह है कि मैनेजमेंट ने इस मिस्टेक पर तुरंत एक्शन लिया। एग्जैक्टली। उन्होंने अपना ईगो बीच में नहीं आने दिया और उन लॉस मेकिंग सिविल प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस वापस उन प्रॉफिटेबल एमईपी और ईएचवी प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया, जिसमें उनकी सच में मास्टरी है। ये अडेप्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टर्स को बहुत भरोसा देती है, और इसके साथ लिक्विडिटी बिल्डअप का एंगल भी तो है। हाँ, इनका कैश एंड बैंक बैलेंसेस देखिए। FY25 के 25.53 लाख से बढ़कर FY26 में ये फिगर 57.69 लाख हो गया। और मैंने कॉल ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा था कि एक वक्त पर साल के दौरान ये फिगर लगभग 1.23 करोड़ तक टच हुआ है। यही वो मैट्रिक्स हैं जिन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देखते, क्योंकि पेपर पर प्रॉफिट दिखाना आसान है, पर असल में पैसा आ रहा है या नहीं वो जरूरी है। बिल्कुल। वो देखते हैं कि क्या कंपनी सच में अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है। 6.12 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो एक ठोस प्रमाण है। तो मतलब जब रिसीवेबल्स बढ़ रहे हों लेकिन उसी वक्त डेट कम हो रहा हो और ऑपरेटिंग कैश पॉजिटिव हो, तो वो एक हेल्दी ग्रोइंग बिजनेस का साइन होता है। इसका सीधा मतलब है कि ग्रोथ प्रॉफिट से फंड हो रही है, ना कि उधार से। और जैसे हमने पहले बात की, हाई ट्रस्ट रिपीट क्लाइंट्स इन रिसीवेबल्स के रिस्क को लगभग खत्म कर देते हैं, क्योंकि इंडोस्पेस या डी-मार्ट जैसे क्लाइंट्स के डिफॉल्ट करने की संभावना ना के बराबर होती है। एग्जैक्टली। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा को हम समेटें तो रुल्का इलेक्ट्रिकल्स का ये जो सफर रहा है, ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए एक मास्टर क्लास केस स्टडी है। सही कहा। उन्होंने बताया है कि सिर्फ नई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपनी फाउंडेशन ठीक की, अपने डेटर्स और इन्वेंट्री डेज को अग्रेसिवली कंट्रोल करके कैश कन्वर्जन साइकिल को 46 दिन छोटा किया। और इस वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन के बाद ही उनकी एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी वाकई रिजल्ट ला पाई। 36 प्रोजेक्ट्स टाइम पर या टाइम से पहले खत्म किए, जिससे वो कैश वेलोसिटी जनरेट हुई। और उसी ने नेट ऑपरेशनल कैश फ्लो को 15 करोड़ के भयानक गड्ढे से निकालकर
6 करोड़ के प्लस में खड़ा कर दिया। और आखिर में जब बैलेंस शीट मजबूत हो गई और डेट ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तब उन्होंने लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्केलेबिलिटी के नए इंजन स्टार्ट किए, ईएचवी, सोलर ईपीसी और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नए हाई मार्जिन सेक्टर्स सिर्फ उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें आम रिटेल स्लोडाउन से बचाकर एक सस्टेनेबल मिड टर्म स्केल देंगे, वो भी अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करते हुए। ये सच में ध्यान देने वाली बात है कि बैलेंस शीट की हेल्थ, डेट का कम होना और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ही किसी कंपनी में एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लंबा ट्रस्ट बनाती हैं। ये मैट्रिक्स प्रूव करते हैं कि वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन और एग्रेसिव स्केलिंग दोनों एक साथ पनप सकती हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात छोड़कर जाना चाहती हूँ जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। जरूर, बताइए। देखिए, जब भी इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की या नए एयरपोर्ट्स और मेगा सिटीज की बात होती है, तो हमारा ध्यान हमेशा उन मल्टी बिलियन डॉलर स्टील और सीमेंट जायंट्स पर जाता है जो दिखावे की इमारतें खड़ी करते हैं। उनका ही नाम अखबारों में छपता है, यो में छिपी हो, जो इन बड़ी इमारतों और एयरपोर्ट्स के अंदर का पूरा नर्वस सिस्टम, यानी उनके इलेक्ट्रिकल्स, स्विच गियर्स, सोलर पैनल्स और फायर सिस्टम्स बनाती और चलाती हैं। ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्या ये छोटी लगने वाली कंपनियां जो स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखती हैं और कैश फ्लो को ऑक्सीजन की तरह यूज करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की असली अनसंग हीरोज हैं? कुछ सोचने जैसा है।